अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सफ़िया साद, आई एम अ लेक्चरर ऑफ अकाउंटिंग एट IUX। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज़ डेप्रिसिएशन। इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ डेप्रिसिएशन, हाउ कैन वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। वो स्टूडेंट जिनको मेथड्स में और एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज में आज तक इशू था, इस टॉपिक के बाद, इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह वो सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की सॉल्व होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। What is depreciation? The term depreciation refers to an accounting method used to allocate the cost of tangible or physical asset over its useful life. So depreciation क्या है? फिक्स एसेट का डिक्रीज होना, डिक्लाइन होना, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज द फिक्स एसेट, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फिक्स एसेट। अगर आप एक बिल्डिंग या एक फर्नीचर बाय करते हैं और आफ्टर 1 ईयर उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो क्या वो कॉस्ट सेम रहेगी? नो। तो इट्स मीन जो डिफरेंस आया है, तो द डिफरेंस अमाउंट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। द डिक्रीजिंग ऑफ द फिक्स एसेट अमाउंट, दैट इज अ डेप्रिसिएशन। अब मैं इसको बात करूँ, लैंड नेवर बी डेप्रिशिएटेड, मतलब लैंड एक वो वाहिद फिक्स एसेट है जो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। बाकी जो भी सारे फिक्स एसेट है वो मेरे सारे क्या होते हैं बेटा? डेप्रिशिएट होते, रादर देन लैंड नेवर बी डेप्रिशिएटेड। लैंड हमेशा एप्रिशिएट होती। ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल सेम है कि एक डिलीवरी ट्रक मैंने बाई किया या परचेज किया कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ का, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 5 ईयर और वो डेप्रिशिएट हो रहा है एवरी ईयर 20,000 रुपीज़ का। मीन्स डैट के 5 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इट्स मीन वो फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया ना कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा मेथड्स और डिफरेंट सारी चीज़ों में कि डेप्रिसिएशन क्या है। फिक्स एसेट की वैल्यू जो डिक्लाइन हो रही है, डेट इज़ अ डेप्रिसिएशन। उसके डिफरेंट मेथड्स से रिकॉर्ड करने के हम चेक करते हैं इसको। दीज आर द मेथड्स ऑफ द डेप्रिसिएशन, लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, वर्किंग आवर्स मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, SOYD मीन सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड। ये सारे आपके एग्जाम्स में कवर हो रहे होते हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रेट लाइन मेथड स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कॉस्ट ऑफ मशीन, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट गिवन होती है, बट अगर कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इट्स मीन डैट कि आपको सबसे पहले क्या अच्छे से ग्रिप होना चाहिए, आपको कॉस्ट निकालना आनी चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग अ कॉस्ट मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करती हूँ और एग्जाम्पल में हम सारी चीज़ें देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, हम प्रॉब्लम नंबर 1 को देखते हैं। इसके अंदर से कोशिश करते हैं कि हम कॉस्ट फाइंड आउट करें और सारे जो भी यहाँ पे टर्म्स हैं और डिफरेंट एक्सपेंडिचर हैं उनको रिकॉर्ड करें। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? नेशनल कंपनी हैड परचेज अ मशीन ऑन जुलाई 1, 2006। जुलाई 1, 2006, इसको अंडरलाइन करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ये दीज आर द कीज वर्ड। अकाउंटिंग के कीज वर्ड ये कि जहाँ आपको डेट मिले ना, आपने फौरन से उस डेट को क्या करना है? अंडरलाइन कर लेना। सो आपने इसको अंडरलाइन करा, एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,80,000 सब्जेक्ट ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, इसको मार्क करें। ट्रेड डिस्काउंट 10% मीन्स डैट दिस इज अ डिस्काउंट जो ये सबको अवेल होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड पे 10% ऑफ है या किसी प्रोडक्ट के ऊपर 10% ऑफ है, वो आपको मिलेगा 10%, मुझे मिलेगा, या सबके कोई भी वो अवेल कर सकता है, कोई भी वो अवेल कर सकता है। इट्स मीन डैट ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कॉस्ट को आपकी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। डेफिनेटली डिस्काउंट विल बी डिक्रीज माय कॉस्ट। तो 180 में से 10% हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाती हूँ, एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ, बट पहले हम ये कैश डिस्काउंट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। एंड व्हाट इज अ कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट के लिए आपको कोई टर्म को मीट करना पड़ेगा या कैश डिस्काउंट हर कोई अवेल नहीं कर सकता। जैसे उसने यहाँ पे एक कंडीशन रख दी है, मीन्स आप अगर कंडीशन मीट करते हो देन यू गेट द कैश डिस्काउंट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे टर्म क्या है? कैश डिस्काउंट ऑफ द 5% इफ पेमेंट इज मेड विद इन अ 15 डेज। मीन्स डैट अगर आप 15 दिन में पेमेंट करते हो देन यू गेट द 5% ऑफ। चले अच्छा, अगर पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही, वो क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको हिंट देगा कि पेमेंट मेड विद इन अ डिस्काउंटिंग पीरियड, या वो 15 डेज के डेट्स के ऊपर कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्विपमेंट उसने 1 जुलाई को लिया और वो अगर नीचे कोई लाइन में लिख दे कि पेमेंट हुई है 18 जुलाई को,
तो आप मुझे बताइएगा क्या 15 डेज की पेमेंट मीट कर रहा है? नो। तो इस केस में कैश डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। सो उसके बाद है द कंपनी हैड पेड सेल टैक्स 2%, द कंपनी पेड ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर करवाने से पहले मैं आपको प्राइस पेड टू डीलर यानी सेल टैक्स तक का एक फॉर्मेट बताती हूँ। पहले इसको देखते हैं, फिर उसके डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स की तरफ जाते हैं। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो सबसे पहले टॉप पे हमने लिस्ट प्राइस लिखने। लिस्ट प्राइस क्या होता है? टैग प्राइस। किसी भी चीज़ के ऊपर जो टैग प्राइस लिखे होते हैं डेट इज अ लिस्ट प्राइस। उसमें से आपने क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि कंपनी ने कोई पॉलिसी 10% ऑफ या 5% ऑफ दिए तो वो सब अवेल करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई कंडीशन मीट नहीं होती। हाँ, इन द केस ऑफ द कैश डिस्काउंट आपने क्या करना है? यहाँ पे होल्ड करना है और देखना है कि कैश डिस्काउंट हम अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो यहाँ पे हम अवेल कर रहे थे तो मैंने कैश डिस्काउंट को लेस किया एंड देन सेल टैक्स मेरी कॉस्ट को ऐड करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज। डेफिनेटली सेल टैक्स कौन खुशी खुशी पे करता है? सेल टैक्स तो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज ही करता है। तो इट्स मीन यहाँ से हम लोग सेल टैक्स को ऐड करेंगे जो हमारी कॉस्ट को ऐड अप कर रहा है। देन दिस इज अ इनवॉइस प्राइस, आप इसको बिल प्राइस भी बोल सकते हो। ये वो प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डीलर से जो डील कर ली, डीलर ने क्या किया? लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, कैश डिस्काउंट किया, सेल टैक्स ऐड करके बोला दिस इज अ बिल प्राइस। अब यहाँ से मेरा और डीलर का कनेक्शन ख़त्म। ये मेरा, अब ये जो इक्विपमेंट था या जो भी फर्नीचर आपने बाय किया या इक्विपमेंट बाय किया ये अब मेरा हो गया। मीन्स दैट दिस इज अ बिल प्राइस, बट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो उसके लिए हमें डिफरेंट एक्सपेंस भी उसके अंदर ऐड करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस की लिस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, यहाँ पे कुछ लिस्ट है। दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कह रही हूँ? आप लोग एक काम करें, इसको पॉइंट आउट कर लें नोट्स में या लिख लें इसको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके अंदर ऐड होंगे एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे इग्नोर होंगे। व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कैपिटल करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं, उनकी मैं एक लिस्ट भी आप लोगों को दे दूंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो वन टाइम होते हैं। मीन्स अगर मैं कोई चीज़ बाय कर रही हूँ या कोई मशीनरी ले रही हूँ तो लेबर चार्जेस लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, उसको मैं टेस्ट करवाऊँगी, टेस्टिंग। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यानी अगर मैंने एक एसी बाय करा है तो क्या वो एसी का वहाँ पे काम फिनिश हो गया? नहीं, जब तक मैं उसको पहले ट्रांसपोर्ट उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से घर लेकर आऊँगी या मशीन ऑफिस में लेकर आएंगे हम लोग, ऑफिस में मशीन लेकर आए, उसके बाद काम डन हुआ? नो, उसको इंस्टॉल करवाना है, उसके फाउंडेशन चार्जेस हैं या जो भी डिफरेंट चार्जेस हैं वो सारे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देन वी गेट द कॉस्ट ऑफ मशीन। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाती हूँ। ये आपने फॉर्मेट देख लिया है, हम प्रीवियस स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन को पूरा इसको हम रीड आउट करते हैं और फिर समझते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो दिस इज अ क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 1। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, द नेशनल कंपनी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड विद इन 15। अब द कंपनी हैड पेड सेल टैक्स ऐड करके हमने बिल प्राइस कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करें, आप लोग ज़रा फोकस होकर सुनिएगा क्योंकि ये वो पार्ट है जो नॉर्मली 80% 70% स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर रहे होते हैं बिकॉज उनको डिफरेंस ही नहीं पता होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, द कंपनी पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2400, मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वन टाइम होंगे या बार बार होंगे। मैं आपको ईजी एग्जाम्पल देती हूँ। आप मुझे बताइएगा, क्या मैंने एसी या मशीनरी बाय करी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़रूरी थे कि उसको मैं लोड करके उस प्लेस पे लेकर आती जहाँ वो रिक्वायर्ड था? डेफिनेटली। लेबर चार्जेस, दिस इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। टेस्टिंग चार्जेस वन टाइम ही होगा कि मैं उसको टेस्ट करवा रही हूँ मशीन को। अरे मैं 10 लाख 20 लाख या इतनी है एक्सपेंसिव मशीन बाय करूँगी तो मैं उसको डेफिनेटली टेस्ट तो करवाऊँगी किसी से, तो ही इज़ चार्जिंग अ टेस्टिंग चार्जेस ऑफ 500 रुपीज़। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको टेस्टिंग चार्जेस के ऊपर क्रिएट करती हूँ कि वो एग्जांपल, मुझे एक कार बाय करनी थी 15 लाख की। मैं गई मैकेनिक के पास, मैंने कहा कि आप आके इसको टेस्ट कर लो, तो उसने कहा आई डोंट हैव अ टाइम। ज़ाहिर है वो कोई, अगर मैं उसको कोई चार्जेस पे कर रही होंगी टेस्टिंग के तो वो फ़ौरन चलेगा और बोलेगा टेस्ट कर लेते हैं उसको। तो इट इज़ इंक्लूडिंग इन द कॉस्ट, क्योंकि वो मेरी कॉस्ट को राइज कर रहा है। तो दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब यहाँ से देखें, 2 एयर फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़।
अब 2 साल की बात हो या 3 ईयर पॉलिसी हो या 2 डेज़ की पॉलिसी हो, ये सब आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि 2 ईयर बाद वो अगेन पॉलिसी आपकी रिन्यू होगी। तो दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट, तो दिस इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप इग्नोर करेंगे। लाइसेंस फीस ऐड करेंगे? नो। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि लाइसेंस फीस अगेन रिन्यू कराना पड़ता है, वन टाइम एक्सपेंस नहीं होता है। तो दिस इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, बाकी कॉस्ट का पार्ट होगा। हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखें यहाँ पे मैंने अदर एक्सपेंसेस में ट्रांसपोर्टेशन ऐड करा है, लेबर ऐड करा है, टेस्टिंग चार्जेस ऐड करिए, टोटल अदर एक्सपेंसेस आ गए, दोनों को ऐड करा, वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो स्टूडेंट्स, मेथड से जानने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आप लोगों को कॉस्ट ऑफ मशीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉस्ट ऑफ मशीन को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करें। 1 पार्ट इनवॉइस प्राइस पार्ट होगा, यानी बिल पार्ट होगा, जो आप डीलर से डील करते हो, एंड द अदर रिमेनिंग जो आपका अदर पार्ट होगा वो क्या होगा? एक्सपेंसेस होंगे जो डायरेक्ट कॉस्ट को हिट कर रहे होंगे आपके। तो इट्स मीन इन दोनों को आप ऐड करोगे, देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जो भी आपने व्हीकल अगर बाय करा या कोई भी आपने फिक्स एसेट बाय करा है। तो दिस इज अ फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट है, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन होती हैं। आपने जस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी वो एक्सपेंस जो 1 टाइम से ज़्यादा होंगे, अब ट्रांसपोर्टेशन इनके अलावा, तो वो आपने इग्नोर करने, बाकी आपने कॉस्ट में ऐड करने, देन आपको ईजिली कॉस्ट निकालना आ जाएगी। नॉर्मली 50 to 60% कॉस्ट आपके क्वेश्चंस के अंदर गिवन होती है, लेकिन अगर कॉस्ट गिवन ना हो तो ये फॉर्मेट के हेल्प से आप कॉस्ट को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब मैं अपने मेथड्स की तरफ जाऊंगी। अच्छा, मेथड्स पे जाने से पहले वो कभी कभी ये कहता है कि कॉस्ट की एडजस्टिंग एंट्रीज आप पास कर दें, यानी जर्नल फॉर्म में। तो इसको देखें, मैंने अगेन 2 पार्ट में ब्रेक करा है। फर्स्ट पार्ट इज मशीन एंड कैश, एंड सेकेंड पार्ट मशीन एंड कैश। यानी ये जो फर्स्ट पार्ट की मेरा अमाउंट है 156978, दिस इज अ डेट अमाउंट, कैश इनवॉइस अमाउंट। तो मैंने इसको किस तरह से ब्रेक करा है? मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, इनवॉइस अमाउंट से, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन। और दूसरे पार्ट में मैंने, आप देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, अदर एक्सपेंस ऑन मशीन्स मीन्स 4022 क्या हो जाएगा? मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, टू रिकॉर्ड अदर एक्सपेंसेस ऑन मशीन। अब जो मैंने 2 चीज़ें इग्नोर करी थी, प्रीपेड इंश्योरेंस मीन्स जो 2 ईयर की पॉलिसी थी इंश्योरेंस की, वो देखिए कॉस्ट में ऐड नहीं हुई है, लेकिन मैंने पे तो करी है, तो डेफिनेटली उसका जर्नल तो बनेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। लाइसेंस फीस इवेंचुअली पे तो हुई है, लेकिन डेफिनेटली इट्स नॉट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडिंग इन द कॉस्ट, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लाइसेंस फीस, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो यहाँ मेरा कैश कॉस्ट ऑफ मशीन वाइंड अप होता है, एंड उसके जर्नल एंट्रीज भी मैं कंप्लीट करती हूँ। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट methods of depreciation means to find out the depreciation under the straight line method. तो straight line method हम डिस्कस करने जा रहे हैं. What is the formula of straight line method? Depreciation per year means annual depreciation is equals to cost minus salvage value divided by life. एंड व्हाट इज़ द सैल्वेज वैल्यू? इसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं. ये वो वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार बाई की, अब वो कार फुली डेप्रिशिएट होने के बाद भी मुझे एक वैल्यू देके जाएगी, स्क्रैप वैल्यू देके जाएगी. तो डेट इज़ अ वैल्यू इज कॉल्ड द सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू. यानी वो जो कबाड़ की कीमत उसकी हो जाती है ना बेसिकली, वो वाला अमाउंट. आप इस तरह इसको याद रखें. दिस इज़ अ सैल्वेज वैल्यू, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ. दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेथड. दिस इज़ अ फर्स्ट मेथड. तो अब हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड करी थी 1,61,000. तो यहाँ पे हमने लिखा 1,61,000, देन लेस करा सैल्वेज वैल्यू, वी गेट द डेप्रिशिएबल कॉस्ट. कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल कॉस्ट. ये मैंने आपको नीचे यहाँ पे मेंशन भी किया है, आप स्लाइड की लास्ट में देखिए. डेप्रिशिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू. सो हम सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, वहाँ से वैल्यूज़ लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन थी, कॉस्ट निकालेंगे, सैल्वेज निकालेंगे, लाइफ निकालेंगे और सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. सो उसके बाद जो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ रहा है विच इज़ 14,000. तो ये 14,000 का जो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ रहा है, ये डेप्रिसिएशन पर ईयर का आ रहा है. एक चीज़ मेंशन करिएगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड भी कहते हैं.
तो अगर वो आपसे फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड रिक्वायर्ड कर रहा है तो सेम फॉर्मूला कॉस्ट माइनस एस वी डिवाइड बाई लाइफ। तो वो अगर घुमा के क्वेश्चन दे के फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन अंडर द फिक्स कॉस्ट मेथड, तो सेम फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। जहाँ स्ट्रेट लाइन लिख रहे हैं वहाँ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आप लिख देंगे। अब आपने क्या किया, कॉस्ट माइनस सैलवेज डिवाइड बाई लाइफ, यू गेट द डेप्रिशिएबल कॉस्ट, उसको आपने डिवाइड कर दिया लाइफ से 10 ईयर। तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आया 14,000, जिसको ये देखिए मैं अंडरलाइन करी 14,000 विच इज़ ईयरली डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा था नेशनल कंपनी हैड परचेज अ मशीन ऑन जुलाई 1, 2006। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था दिस इज़ अ कीवर्ड्स, आप इसको इस तरह से लें, ये आपको जहाँ जहाँ डेट आएगी ना आपको उसको अंडरलाइन करना है। जो आपकी अकाउंटिंग की नॉर्मल स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक्स होती है ना अकाउंटिंग में, वो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको वो इग्नोर कर देते हैं, तो उसकी वजह से होती है। तो आप आज से अकाउंटिंग का एक रूल बना लें कि जहाँ आपकी डेट्स आएंगी वहाँ आपने उसको हाईलाइट करना है या फिर अंडरलाइन करना है। तो वो यहाँ पे कह रहा है जुलाई 1, 2006, इट्स मीन 2006 में इक्विपमेंट क्या मैंने पूरे ईयर यूज़ करा? नो, 6 मंथ यूज़ करा। तो डेप्रिसिएशन भी कितने मंथ्स का निकलेगा? 6 मंथ का निकलेगा। सो जो मेरे पास ईयरली डेप्रिसिएशन आया था विच इज़ 14,000, उसको मैंने करा मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, वी गेट द डेप्रिसिएशन ऑफ 31 दिसंबर 2006 का आ गया 7,000 रुपीज़। और नेक्स्ट ईयर का पूरे ईयर का फाइंड आउट करना है तो कंप्लीट 14,000 आ गया। अब फॉर एग्जांपल वो कहता है 2008 का निकाले तो वही 14,000 रिपीट हो जाता है, 2009 का भी, क्योंकि फुल ईयर का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 14 ही आएगा, 14,000 आएगा। अब इसकी जर्नल एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज देख ले। एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायरमेंट में वो मांगे या ना मांगे आपने एडजस्टिंग एंट्रीज देनी है। हाँ, अगर क्लोजिंग वो रिक्वायर्ड बोलता है तो आपने देनी है, अदरवाइज आपने क्लोजिंग एंट्रीज नहीं देनी, लेकिन एडजस्टिंग तो आपने पास करनी। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या आती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वन टाइम अगेन बोलिएगा मेरे साथ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एडजस्टिंग एंट्री है। ये एडजस्टिंग एंट्री जो है वो आप कोई भी मेथड अप्लाई करें, आप स्ट्रेट लाइन के अंडर कर रहे हो, यू हैव टू पास दिस एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डिमिनिशिंग मेथड से फाइंड आउट कर रहे हो, SOYD अप्लाई कर रहे हो, वर्किंग आवर कर रहे हो या यूनिट कर रहे हो, एंट्री एडजस्टिंग एंट्री सेम रहेगी, बट अमाउंट जो है मेरा वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द मेथड जो भी मैं अप्लाई कर रही होंगी। और सेम क्लोजिंग एंट्री भी सेम रहेगी। क्लोजिंग में हमेशा आपको पता है 2 चीज़ें क्लोज होती हैं, एक्सपेंस एंड इनकम। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस है तो वो क्लोज होगा। तो एक्सपेंस क्लोजिंग एंट्री क्या? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, मेरे साथ दोबारा बोलिएगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। वेरी गुड, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, दिस इज अ क्लोजिंग एंट्री। अब किसी भी मेथड के अंडर वो आपसे पूछ रहा हो क्लोजिंग एंट्री, आपने क्या पास करनी है? गुड, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। सेम एडजस्टिंग एंट्री आपने क्या पास करनी है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जो भी आप अमाउंट आएगा वो इस पर सिंपल आप अमाउंट पुट कर देंगे। तो दीज आर द एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ये मैं यहाँ इसलिए अच्छे से करा रही हूँ कि आगे जो भी मेथड आएगा सिंपल हम वैल्यूज़ चेंज करेंगे। सो हमने अभी स्ट्रेट लाइन जो डिस्कस किया उसमें हमने क्या सीखा कि स्ट्रेट लाइन से जो डेप्रिसिएशन आता है वो ईयरली बेस आता है। ये छोटे छोटे बुलेट्स में आपको बता रही हूँ, ये आपके MCQs कवर करेंगे। तो दिस इज़ अ रीज़न कि मैं आपको डेप्रिशिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज़ अ बुक वैल्यू आगे बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइड बाय लाइफ। उससे मेरे पास पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। आपने सिंपल वैल्यूज़ लेनी है अपने क्वेश्चन से। अगर कॉस्ट गिवन है तो वेल एंड गुड, आपने सिंपल वैल्यू ली और पुट कर दी। लेकिन अगर कॉस्ट गिवन नहीं है तो वो जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड डिस्कस की थी कि हाउ कैन बी फाइंड आउट द कॉस्ट, और उसमें अदर एक्सपेंसेस जो मैंने ऐड किए थे वो सारी चीज़ें ऐड होगी। सो यहाँ हमने इस मेथड को कंप्लीट कर लिया है। आप चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जो इससे बिल्कुल सिमिलर है। जस्ट हमें 1-2 चीज़ें चेंज करनी है, वो हम देखते हैं किस तरह से। सो लेट्स वर्किंग आवर मेथड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्किंग आवर मेथड? एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर, वहाँ पर एयर था, यहाँ पर आर है।
कॉस्ट माइनस सेल्वेज यहाँ तक सेम है, यानी डेप्रिशिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ कर रहे थे। उसमें हम क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय लाइफ, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर। तो इट्स मीन दैट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कॉस्ट माइनस सेल्वेज डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर। या क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ। ऑन March 17, 2020 मिस्टर साथ परचेज अ मशीन ऑफ कॉस्ट 2 लाख रुपीज, द स्क्रैप वैल्यू 20,000, एस्टिमेटेड लाइफ 20 ईयर और आवर्स 80,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, जो मैंने आपको बताया था, आपने डेट को यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, डेट को हाईलाइट किया। मिस्टर साथ परचेज का कॉस्ट 2 लाख, कॉस्ट कितनी थी 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू बोले या सेल्वेज वैल्यू बोले एक ही बात है, 20,000 थी। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 20 ईयर। क्या एस्टिमेटेड लाइफ या लाइफ को ईयर्स में लेंगे? नो, ये सिर्फ उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। हमें सिर्फ 80,000 डिवाइड करना है, विच इज़ टोटल आवर्स। अब यहाँ पे वो इसको मैंने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ पे रखा। डेप्रिसिएशन पर आवर कैसे निकला, 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाई 80,000, वी गेट द डेप्रिसिएशन 2.25 पर आवर, यानी पर आवर मेरे पास एक यूनिट आ गया पर आवर का। अब मशीन उस साल जितनी भी यूज़ हुई है, 10,000 घंटे, अगर मतलब 10,000 आवर्स अगर मशीन ने वर्क किया है, तो आप 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से। अगर मशीन ने 20,000 वर्क किया उस ईयर, 2016 हो 18 हो, वट एवर द ईयर इज गिवन, तो आप सिंपल वो जो अमाउंट वो आपको बताएंगे कि मशीन इतने आवर्स उसने वर्किंग की है, आप उसको 2.25 जो भी आपका पर आवर निकला है उससे आप डिवाइड कर दोगे, देन यू गेट द डेप्रिसिएशन ऑफ दैट ईयर, जो भी वो ईयर आपसे रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल में यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ईयर्स लिखे, एक 2020 का लिखा है, एक 2021 का लिखा है। सो इन 20 and 21 machine work 3,000 and 3,500 hours respectively। तो यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल यहाँ पे 2.25 को 3,000 से मल्टीप्लाई किया, 2.3000 को 3,500 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया उस ईयर का, मीन 2020 का 6,750 और 2021 का क्या आ गया 7,875। अब यहाँ मैंने एक एडिशनल आपको कॉलम दिया है विच इज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को स्टूडेंट्स अभी इस स्लाइड में ही अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट डिमिनिशिंग मेथड है उसको ये आपको बताना है व्हाट इज़ द एक्यूमुलेटेड, इसका बहुत रोल है आगे। तो व्हाट इज़ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखिए आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या था 6,750, मैंने एक्यूमुलेटेड कितना लिखा इस ईयर का 6,750। लेकिन जब मैं नेक्स्ट ईयर मूव करूं 2021 में, तो डेप्रिसिएशन एडअप हो गया विच इज़ 14,625। सो इसको मैं इस तरह से लेती हूँ कि मैंने एक कार बाई की 5 लाख की। अब वो जो मेरी कार है वो हर साल 1 लाख से डेप्रिशिएट हो रही है, यानी उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, दिस इज़ अ डेप्रिसिएशन। तो अब जब मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट करूँगी तो मेरी कार की वैल्यू 4 लाख होगी या 5 लाख होगी, 4 लाख होगी। क्यों 4 लाख रुपीज़ होगी उसकी वैल्यू, क्योंकि वो जो 1 लाख का डेप्रिशिएट हुआ है उस वैल्यू का, डेट्स वाई वो उसकी 4 लाख रुपीज़ वैल्यू हो गई। तो इट्स मीन डेट के फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था 1 साल। अब मैं उस मशीन को जब सेकेंड ईयर यूज़ करूँगी तो उसके ऊपर 1 लाख का डेप्रिसिएशन और यूटिलाइज होगा, मतलब 1 लाख वो और डिक्लाइन होगी, डिमिनिश होगी उसकी वैल्यू। तो इट्स मीन अगर मैं सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लिखूंगी तो आएगा तो 1 ईयर, लेकिन उसका एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा 2 लाख, यानी फर्स्ट ईयर वो कार जो थी वो 1 लाख से डेप्रिशिएट हुई और सेकेंड ईयर भी वो 1 लाख से हुई, लेकिन फर्स्ट ईयर में वो 1 लाख था और सेकेंड ईयर में वो 2 लाख रुपए हो गए, यानी 2 लाख हो गए। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड होता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दिस इज उसकी एडजस्टिंग एंट्री, मैंने अभी लास्ट में आप लोगों को एडजस्टिंग एंट्री अच्छे से कराई थी कि एडजस्टिंग एंट्री किसी भी मेथड्स में बोले सेम रहेगी, जस्ट अमाउंट का आपका डिफरेंस आएगा। तो यहाँ मैंने सिंपल अमाउंट चेंज की एडजस्टिंग में भी और क्लोजिंग में भी, और कोई चेंज नहीं किया। हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सेम इट्स बिलोंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड था ये सेम उसी की तरह है, कॉस्ट माइनस सैलरी डिवाइड बाय लाइफ, कॉस्ट माइनस सैलरी डिवाइड बाय, हमने वहाँ आर करे थे, यहाँ पे हम यूनिट्स कर लेंगे।
पर यूनिट निकालेंगे, उससे जो भी मशीन ने प्रोड्यूस करे यूनिट्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ सेम एग्जाम्पल, ऑन मार्च 17, 2020 मिस्टर साद परचेज अ मशीन कॉस्ट ऑफ 2 लाख रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू 20 थी, एस्टिमेटेड लाइफ उसने अगेन कंफ्यूज करने के लिए 20,000 दिए, जिसे मुझे इग्नोर करना होगा। उसने यहाँ पे आवर्स भी दिए और यूनिट्स भी दिए। हम अंडर यूनिट प्रोटेक्शन मेथड कर रहे हैं तो हमें 20 ईयर्स को भी इग्नोर करना होगा और 80,000 आवर्स को भी इग्नोर करना होगा। हमें सिर्फ पिक करना होगा 60,000 यूनिट, सिंपल जाके उसमें डिवाइड कराना है। इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 3 पर यूनिट, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट विच इज़ 3 पर यूनिट। तो ये शेड्यूल की हेल्प से मैं लेकर आई हूँ। आप देखें यहाँ पे ईयर्स गिवन है, मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया। और अब 2020 में मशीन 7,000 यूनिट प्रोड्यूस करी है तो मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया। 2021 में 6,500 यूनिट प्रोड्यूस करी है तो मैंने उसको 6,500 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। देन आई विल गेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 21 विच इज़ 2020 and 19,500 which is depreciation of 2021 accumulated, सेम हमने एडअप करके लिखा हुआ है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लिया। स्ट्रेट लाइन में एनी कन्फ्यूजन? नो। स्ट्रेट लाइन सिंपल था, कॉस माइनस एस वी डिवाइड बाई लाइफ। वर्किंग आवर में सिर्फ आपने नीचे आवर्स लिखने हैं, यूनिट मेथड में आपने सिंपल यूनिट्स लिखने हैं। तीनों सेम है, बस तीनों की चीज स्ट्रेट लाइन में आपने ईयर से डिवाइड करना है, आवर्स में आवर्स से डिवाइड करना है, यूनिट में यूनिट से डिवाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। सो सिंपल, अंडर द डिमिनिशिंग मेथड मुझे कॉस्ट चाहिए, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी लास्ट हमने स्लाइड में डिस्कस किया था। एड जो डेप्रिसिएशन हो रहा है दिस इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एंड रेट से आपने मल्टीप्लाई किया, सिंपल आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑन मार्च 17, 2020 मिस्टर साद परचेज अ मशीन कॉस्ट 2 लाख रुपीज़, द स्क्रैप वैल्यू इज 20,000, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%. So required to calculate the depreciation of machine for 2020 and 21. सिंपल आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की फॉर्मूले में 2 लाख माइनस ज़ीरो क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट ईयर उस मशीन इक्विपमेंट जो भी फिक्स एसेट आप ले रहे हैं उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, वो फर्स्ट ईयर के बाद अगेन ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 2 लाख माइनस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 मैंने क्यों किया? क्योंकि इक्विपमेंट मैंने मार्च में बाई किया, मार्च में परचेज़ किया, सॉरी। तो डेट्स अ रीज़न कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 किया है, 30,000 आ गया। 2 लाख माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 70। सो दिस इज़ अ सिंपल सॉल्यूशन अंडर द डिमिनिशिंग मेथड, एंड सेम आप एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग इस अमाउंट से पास कर दोगे। आई होप स्टूडेंट्स अभी तक आपको जो भी क्लास में हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, प्लस वो पार्ट जो आपको कॉस्ट में अभी तक परेशान कर रहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करें या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी आपका क्लियर हो गया होगा, और सारे मेथड्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो भी क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ मैंने यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक क्विज़ अपलोड किया है, वो आप बहुत क्विकली सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।